हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 11th के लास्ट यूनिट कौन है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना है 6 चैप्टर, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना, वो डिलीट हो चुका है। ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज हो गया, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन हो गया, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंट्रीगेशन हो गया। ये 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और सबसे ईजीएस्ट भी हम बोल सकते हैं, बहुत ईजी भी है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने बॉडी से ही रिलेट करते हैं, तो हमें अपने बॉडी के बारे में बहुत कुछ तो पता होगा और नहीं पता होगा तो इस यूनिट में हम लोग बहुत कुछ जान जाएंगे अपने बॉडी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला ही यूनिट का जो पहला चैप्टर है ब्रीथिंग एंड गैसेस चेन। उससे पहले हम लोग एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम है अल्फांसो कॉर्टी, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं क्या है। अल्फांसो कॉर्टी एक साइंटिस्ट है, इनके बारे में दिया गया है, देखते हैं। अल्फांसो कॉर्टी जो इटालियन एंटोनॉमिस्ट वॉज बॉर्न इन 1822, ठीक है। ये इटली के रहने वाले हैं और ये क्या है, एनाटॉमी में वर्क करते हैं। कब पैदा हुए थे, 1822 में। कॉर्टी बिगेन हिज साइंटिफिक करियर स्टडी द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द रेप्टाइल, ठीक है। इनकी जो बोल सकते हैं जो कैरियर है स्टार्ट हुआ था कब साइंटिफिक, ये किस पे काम करते, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है किसका, रेप्टाइल का, ठीक है। अब ये रेप्टाइल पे ही क्यों काम कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने रेप्टाइल में पढ़ा है कि जो उनका हार्ट है उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म में, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, वहाँ पे 4 चैम्बर भी देखने को मिलते हैं, तो शायद इस वजह से इनका इंटरेस्ट ज़्यादा रहा होगा वहाँ पे। लेटर ही टर्न हिज अटेंशन टू द मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम, बाद में इनका अटेंशन थोड़ा सा आया कि कहाँ पे हम लोग मैमल की तरफ चलते हैं, उनके ऑडिटरी सिस्टम किस प्रकार से वो कैसे सुनते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं ईयर काम करता है, ठीक है, क्या क्या उसके फंक्शंस है, किस तरीके से काम होता है वहाँ पे। फिर वहाँ पे चले गए। स्टार्टिंग कहाँ से अपने करियर का किया था इन्होंने स्टार्ट किया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बोल सकते हैं हार्ट वगैरह किसका पढ़े थे, रेप्टाइल का। अब रेप्टाइल का पढ़े, इसके बाद थोड़ा सा इन्होंने अटेंशन कहाँ गेन किया, अपना मैमेलियन के ऑडिटरी सिस्टम में। In 1851, he published a paper describing the structure located on the basal membrane of the colchi, containing the hair cell that convert the sound vibration into nerve impulse and the organ of the cortex, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1851 में एक पब्लिश किया, एक पेपर में बताया कि जो ह्यूमन है, जो मैमल है, उनमें जो हियरिंग है, मीन्स कान के बारे में बताया उन्होंने कि जो वहाँ पे उनका ऑडिटरी सिस्टम है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो बेसल मेम्ब्रेन के पास होता है कॉल्काई के, वहाँ पे कुछ हेयर सेल हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो बाहर से साउंड आ रहा है, कान के अंदर तो साउंड आ रहा है, फिर हम सुन पा रहे हैं उसे, तो वहाँ जो हेयर सेल हैं वो क्या करते हैं, जो साउंड बाहर से आ रहा है, जो वाइब्रेशन आ रही है साउंड की, उसको कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्स में, उसको कहाँ भेजते हैं, ब्रेन के पास भेजते हैं, और ब्रेन से ही फिर हमको पूरा मिलता है, ठीक है। तो उस ऑर्गन को इन्होंने क्या बोला, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ठीक है। अपने नाम से ही बोला, इनका नाम क्या था, अल्फांसो कॉर्टी, तो इन्होंने उस ऑर्गन को बताया ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1888, ठीक है, इनकी डेथ यहाँ पे हो गई। तो इनमें बस इतना ही देखना है कि क्या है, ये इटली के रहने वाले हैं, एंटोनॉमिस्ट हैं। इनका स्टार्टिंग का जो साइंटिफिक करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द रेप्टाइल, बाद में थोड़ा सा अटेंशन गेन करके मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम में इन्होंने बताया। 1851 में इन्होंने पब्लिश किया एक पेपर जिसमें इन्होंने स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया, अच्छे से बताया कि जो बेसल मेम्ब्रेन है किसका, कॉल्काई का, उसके पास कुछ हेयर सेल होते हैं जो क्या करते हैं, जो बाहर से जो साउंड आ रही है, वाइब्रेशन आ रही है, उसको कन्वर्ट करते हैं इम्पल्स में, नर्व्स इम्पल्स में, ठीक है। इसी ऑर्गन को उन्होंने क्या बोला, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, बस। और इनकी डेथ हो गई 1888 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। ब्रीथिंग तो हम सबको ही जानते हैं कि कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। हम सांस अंदर ले रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है। मैं बाहर से क्या कर रही हूँ, एयर अपने बॉडी के अंदर ले रही हूँ, फिर बाहर छोड़ रही हूँ, तो क्या ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इनहेल या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेल ऑफ गैसेस, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस है। और ये फिजिकल प्रोसेस है तो अब इसका क्या काम है उसको देखते हैं। ब्रीथिंग में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग बाहर से ऑक्सीजन अपने बॉडी में लेते हैं और अंदर से जो CO2 है उसको हम लोग बाहर करते हैं। लेकिन ऑक्सीजन CO2 का क्या लेन देन है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, जो गैसेस हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, उसका क्या काम है हमारे बॉडी में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। As you have read earlier, oxygen is utilized by organism to indirectly break down the simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive the energy to perform a various activity. जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि ऑक्सीजन की ही मदद से क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। हम प्लांट फिजियोलॉजी में भी देखें, यहाँ पे क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी उसने कॉम्प्लेक्स
फूड खाया, मैक्रोमोलिक्यूल खाया, चाहे प्रोटीन हो गया, ठीक है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको ग्लूकोज बनाना पड़ेगा, अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा, फैटी एसिड बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्या करता है, इसका यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो इसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल उनको तोड़ते हैं किसमें, सिंपल बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये सब क्या है, सिंपल बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, एनर्जी को डिराइव करते हैं, मीन्स एटीपी बनाते हैं। और आप एटीपी का इस्तेमाल किसी भी डिफरेंट काम में कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। जब भी रिस्पायरेशन होता है, जब भी ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए ग्लूकोज है, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं और सिंपल मॉलिक्यूल में हमको एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तो हम ऑक्सीजन की मदद से पूरी तरीके से कंप्लीट क्या करा रहे हैं, कंबशन करा रहे हैं। क्या है, कैटाबॉलिज्म है, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी में भी लिखा है, लेकिन अगर हम लोग पूरी तरीके से देखें तो कैटाबॉलिज्म भी हो सकता है, एनाबॉलिज्म तो हम एम्फीबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरीके से ग्लूकोज का हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करा रहे हैं, मीन्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसको बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कंप्लीट कंबशन हो रहा है। तो यहाँ पे CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा, साथ में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में हम इसे ट्रैप कर लेते हैं। जो ये CO2 निकल रहा है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, बॉडी के बाहर निकालना पड़ता है। तो जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गैसेस का, तो ऑक्सीजन को बाहर से लेते हैं अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, हमें यहाँ पर रिस्पायरेशन कराना, हमें तो एनर्जी निकालनी है। जो भी हमने खाना खाया उसका ब्रेक डाउन हुआ है, अब जो भी ग्लूकोज बोल सकते हैं, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब अगर हम लोग पहले से पढ़ते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में, तो किस तरीके से ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, अमीनो एसिड यहाँ पे किस तरीके से बन रहे हैं, प्रोटीन किस तरीके से टूट रहा है, डिफरेंट एंजाइम काम करते हैं डिफरेंट ऑर्गन के। तो यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल वहाँ बन चुका है, लेकिन इन मॉलिक्यूल से हमें क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैटाबॉलिज्म करना पड़ेगा, मीन्स ग्लूकोज को अगर हमें तोड़ के यहाँ से एनर्जी लेना है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये काम करेंगे। तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी CO2 हमारे बॉडी में बनेगा, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, जब ब्रीथिंग कर रहे हैं उस टाइम हमें उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इट इज देयर फॉर इवेंट दैट द ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैव टू बी रिलीज्ड आउट। ये क्या है, एक ऐसा इवेंट है जैसे हम बोल सकते हैं कि हमें बार बार ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि हमें बार बार एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी कैसे मिलेगी, जब भी हमने कोई भी खाना खाया, वो कहीं ना कहीं टूट के सिंपल मॉलिक्यूल में बना होगा, अब उससे हम तुरंत एनर्जी नहीं ले सकते, उसका भी क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, फिर यहाँ से क्या होगा, CO2 रिलीज होगा, वाटर वेपर रिलीज होंगे, साथ में यहाँ से क्या निकलेगा, एनर्जी। वो जो एनर्जी है उसको हम लोग एटीपी के फॉर्म में ट्रैप कर लिए हैं, ठीक है। इस एनर्जी को हमने एटीपी के फॉर्म में ट्रैप कर लिया है। तो जितनी बार हम लोग खाना खा रहे हैं, हमारी बॉडी में जितनी बार डाइजेशन हो रहा है, उतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें हर वक्त क्या करना है, रिस्पायरेशन करना, ब्रेक डाउन करना, एनर्जी निकालना है, ठीक है। और जब एनर्जी निकलेगा तो वहाँ पे CO2 भी रिलीज होगा। तो हमें लगातार क्या करना, ब्रीथिंग करना। ब्रीथिंग एक ऐसा बोल सकते हैं मीडियम है जिससे हम क्या करें, गैसेस को अंदर बाहर कर रहे हैं, और जो गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का काम हमारे बॉडी में हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है अच्छे से, जो भी बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल टूट रहे हैं, और हमें CO2 निकाल रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं, साथ में एनर्जी बन रही है। और जो CO2 हमारी बॉडी में है उसको हम लोग एक्सेल कर रहे हैं, ब्रीथिंग के थ्रू हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। This process of the exchange of oxygen from the atmosphere with the CO2 produced by the cell is called breathing and commonly known as the respiration, ठीक है। जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, जो ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, रिस्पायरेशन करना है। रिस्पायरेशन जो होता है सेलुलर लेवल पे होता है, एक एक सेल क्या करते हैं, ग्लूकोज है, जो भी मॉलिक्यूल है उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, वहाँ से क्या निकालते हैं, एनर्जी निकालते हैं। साथ में जो भी CO2 बना है, प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी के बाहर कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कह रहे हैं, लेकिन इसे कॉमनली कहीं ना कहीं रिस्पायरेशन भी बोल दिया जाता है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखिए, तो आप जब ऐसा महसूस करते हैं तो आपको जो चेस्ट है कभी अप एंड डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लगातार ब्रीथिंग करते जा रहे हैं, आप नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, ठीक है। यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू द ब्रीथिंग। आप जानते हैं कि किसकी वजह से हो रहा है, ब्रीथिंग वजह से हो रहा है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम किस तरीके से ब्रीथ करते हैं, सबको पता है, ठीक है। द रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेशन इन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, हम किससे ब्रीथिंग करते हैं, लंग से करते हैं, ठीक। ये लंग इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सारे ऑर्गेनिज्म लंग से ही करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट मैकेनिक बताए गए हैं कि किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। क्योंकि जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है ये हैबिटेट पे, या फिर बोल सकते हैं किस तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी किससे बनी हुई है, एक सेल से बनी हुई है कि टिश्यू से बनी हुई है कि ऑर्गन से या ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है, उस पर डिफाइन करता है।
तो चलिए आगे चलते हैं। पहला क्या है टॉपिक हमारा, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ठीक है, कौन कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन होंगे जिससे क्या होगा, गैसियस यहाँ पे एक्सचेंज होगा। द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग वेरी among the different group of the animal depending mainly on their habitat and the labor of organization। जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट जो ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं सब में वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि डिपेंड किस पे करता है कि किस जगह पे रहते हैं, हैबिटेट है, टेरेस्ट्रियल है कि पानी के अंदर है कि कहाँ रहते हैं, इन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है, टिश्यू से बनी हुई है, ऑर्गन से या ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई है। तो दो चीज़ पे जो बोल सकते हैं, जो ब्रीथिंग है, जो उसका मैकेनिज्म है, दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है और उसकी बॉडी किससे बनी हुई है। लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस हो गया, सिलेंट्रेट्स हो गया, फ्लैटफॉर्म एक्सेट्रा एक्सचेंज ऑक्सीजन विद द CO2 बाई ए सिंपल डिफ्यूजन ओवर द एंटायर बॉडी सर्फेस। अगर हम लोग लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, एनिमल किंगडम सबने पढ़ा है, वहाँ पे देखेंगे कॉर्डेटा को छोड़ दिया जाए, कॉर्डेटा में भी दो अगर बोल सकते हैं सब फाइलम छोड़ दिया जाए, वो वर्टिब्रेट्स हैं, बाकी सब जितने क्या हैं इन्वर्टिब्रेट्स हैं। अगर हम बात करते हैं लोअर बोल सकते हैं इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में, जो सबसे स्टार्टिंग प्रिमिटिव वाले एनिमल हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे स्पॉन्जेस हो गया, पॉरीफेरा के मेंबर है, सिलेंट्रेटा के मेंबर हो गए, निडेरिया हैं ये। प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, क्या है, प्लेटी हेलमिंथेस से। तो इनकी जो बॉडी है, यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इनके पास कोई भी वेल डेवलप्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है। सबसे पहले रिस्पायरेटरी सिस्टम हमने कहाँ देखा था, हमने देखा था ऑर्थोपोडा के मेंबर में देखा था कि फर्स्ट टाइम जो कंप्लीटली एक बोल सकते हैं वेल डिफाइंड रिस्पायरेटरी सिस्टम कहाँ आपको देखने को मिला था, आपको देखने को मिला था आर्थ्रोपोड्स में। और उससे पहले जो भी हम बोल सकते हैं जो रिस्पायरेशन हो रहा है, उनकी बॉडी के कहीं ना कहीं पोर है या स्किन से किसी भी तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं स्पॉन्जेस में, सिलेंट्रेट्स में, प्लेटफॉर्म में, तो यहाँ पे जो उनकी बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए जिनकी बॉडी है, स्पॉन्जेस इनकी बॉडी है, तो इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, पूरी इंटायर बॉडी सर्फेस से हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं जनरल बॉडी सर्फेस से हो रहा है। फिर देखते हैं अर्थफॉर्म, ये किसके मेंबर है, एनिलिड्स के मेंबर हैं। अर्थफॉर्म यूजेस देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब ट्रैकियल सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। अगर हम लोग अर्थफॉर्म की बात करते हैं, ये क्या है, एनिलिड है, तो इसके पास पहली बार हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला, वेल डिफाइंड। लेकिन अब इसके पास रिस्पायरेटरी सिस्टम उतना वेल डिफाइंड नहीं है। तो जो इसका स्किन है ना, अगर आप कभी अर्थफॉर्म को देखेंगे, जो स्किन है बाहर से बहुत मॉइस्ट है। अगर कभी आपने गलती से भी टच किया होगा तो आपको टच करने में लगता होगा कि कितना सॉफ्ट है, ठीक है, तो लगता होगा कि उसमें लिक्विड भरा हुआ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसकी जो स्किन है उसी के थ्रू क्या कर रहा है, वो गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से वो मॉइस्ट है। अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट, इंसेक्ट के पास एक किसकी मेंबर है, पहली बात आर्थ्रोपोड के, तो इनके पास वेल डिफाइंड यहाँ से रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट होने लगा, ठीक है, ऑर्गन। तो अगर इंसेक्ट की बात करते हैं, उनके पास ढेर सारे नेटवर्क ऑफ ट्यूब बनना स्टार्ट हो गए, और इनके पास क्या है, ट्रैकियल ट्यूब है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर अपने बॉडी में एक्सचेंज करते हैं। स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल गिल्स। अगर यहाँ पे बोला गया है कि स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है तो गिल होगा। अगर यहाँ पे बैग लिख दिया जाए, ठीक है, किसके लिए, वेस्कुलराइज्ड बैग जब बोल दिया जाए तो कौन होगा, एल्वुलाई होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर दिया गया है तो कौन होगा, गिल्स होगा। वो कौन, जो गिल्स से रिस्पायरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन होते हैं। आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस, वेयर एज द वेस्कुलराइज्ड बैग, देखिए यहाँ पे बैग लिखा गया है, कॉल्ड लंग्स, pulmonary respiration are used by the terrestrial form for the exchange of gases। अगर हम बात करते हैं जो स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे, गिल्स होंगे, उसको जो गिल से हम बोल सकते हैं रिस्पायरेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन बोलते हैं। ये ज़्यादा करके एक्वेटिक, जो पानी के अंदर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक्वेटिक, मोस्ट ऑफ द जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है उनके पास गिल्स है, तो वो ब्रैंकियल रिस्पायरेशन करते हैं। मोलस्कस जो होते हैं सब पानी में रहते हैं, ठीक है, तो वो भी ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कॉर्डेट्स में, तो फिशेज जो होते हैं इनके पास भी गिल्स ही प्रेजेंट है, तो उससे क्या करते हैं, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन करते हैं ये। अगर हम बात करते हैं स्पेशल टाइप का वेस्कुलराइज्ड बैग की बात करते हैं, वो कौन है, लंग्स है। लंग्स किसके पास प्रेजेंट होगा, पहली बात इसके से जो रिस्पायरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलते हैं। और ये किसके पास होगा, जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास वेस्कुलराइज्ड बैग प्रेजेंट है, उनके पास क्या है, लंग्स, उससे क्या हो रहा है, उनका पल्मोनरी रिस्पायरेशन हो रहा है। लेकिन जो पानी के अंदर है, एक्वेटिक सिस्टम में है, उनके पास क्या है, वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिंग और गिल्स बोलते हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं, एमंग वर्टिब्रेट फिशेज uses the gill whereas the amphibian, reptile, bird, mammal are respired through the lungs। अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स में, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो फिशेज हैं ये क्या करते हैं, गिल्स इस्तेमाल करते हैं। ये कैसा रिस्पायरेशन करेंगे, ब्रैंकियल रिस्पायरेशन करेंगे, क्योंकि इनके पास वेस्कुलाइज्ड स्ट्रक्चर है।
अगर हम बात करते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, मैमल हो गया, ये रिस्पायरेशन किसके थ्रू कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू अगर कर रहे हैं तो ये कैसा हो गया, पल्मोनरी रिस्पायरेशन हो गया, क्योंकि इनके पास क्या है, वेस्कुलराइज्ड बैग है। एम्फीबियन में डिफरेंट टाइप के यहाँ पर रिस्पायरेशन देखने को मिल जाएंगे। देखिए, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, इसे बोलते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन ऑल्सो। जो अगर हम बात करते हैं एम्फीबियन में क्या है, इनका ड्यूअल लाइफ है, डुअल नेचर है, ठीक है। ये जमीन पे भी रहेंगे, कुछ पानी के अंदर भी रहेंगे। जो पानी के अंदर रहेंगे वो किससे कर सकते हैं, उनके पास गिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये ब्रैंकियल रिस्पायरेशन भी कर सकते हैं, स्किन से भी कर सकते हैं, चाहे वो जमीन पे रहें, चाहे वो पानी के अंदर रहें, या फिर बोल सकते हैं हर्बिनेशन हो गया, एस्ट्रीवेशन हो गया, किसी भी अपने स्लीपिंग फेज में भी चले जाएंगे तो उनका जो बोल सकते हैं रिस्पायरेशन हो रहा है उनकी स्किन से होगा, मॉइस्ट स्किन है। क्यों, उनके स्किन के ऊपर कोई भी स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते, यहाँ पे म्यूकस सिक्रेटिंग हम बोल सकते हैं सेल प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, हमेशा म्यूकस निकालते रहते हैं, ठीक। तो ये जिस तरीके से अगर स्किन से रिस्पायरेशन कर रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। अगर लंग से कर रहे हैं, जमीन पे हैं, अडल्ट अगर हम बात करते हैं अडल्ट फ्रॉग की, तो वो लंग से भी कर सकते हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रिस्पायरेशन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डिफरेंट यहाँ पे रिस्पायरेटरी ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं, जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, देखिए ह्यूमन में किस तरीके से यहाँ पे रिस्पायरेशन होता है उसमें देखते हैं। कुछ यहाँ पे कोड है, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है आगे का, इसे हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल, पीछे वाले पोर्शन को डॉर्सल बोलेंगे, साथ में ये वाला जो पोर्शन होगा ऊपर वाला उसे हम एंटीरियर बोलेंगे, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग पोस्टीरियर बोलेंगे। तो याद रखिएगा, वेंट्रल हो गया, पीछे डॉर्सल हो गया, साइड में लैटरल हो गया, ये तो सबको पता है, और एंटीरियर हो गया ऊपर, और फिर पोस्टीरियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, किस तरीके से ह्यूमन यहाँ पे रिस्पायरेशन करता है। We have a pair of the external nostril opening out the above the upper lip, ठीक है। जो मेरा अपर लिप है ये तो लोअर लिप हो गया, अपर लिप के ऊपर देखिए यहाँ पे दो नॉस्ट्रिल ओपन हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं जो मेरे नाक के दो छेद हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ये ओपन हुआ है कहाँ, हमारे अपर लिप के ऊपर। इट लेड टू द नेसल चैम्बर, ये जो मेरी नाक है इतनी लंबी, वो क्या है, एक नेसल चैम्बर है, ये कैविटी है, ठीक है, थ्रू द नेसल पासेस, ठीक है। यहाँ पे नेसल पासेस होगा, उसके अंदर से नेसल चैम्बर होगा। द नेसल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग, जो हमारा नेसल चैम्बर वो कहाँ ओपन होगा, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक पर्सन है, उसकी नाक है ये, ठीक। मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही हूँ, इसका मुंह हो गया, ये क्या हो गया, एक नॉस्ट्रिल हो गया, मैं एक साइड के बना रही हूँ, यहाँ से उसने एयर लिया, साथ में इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉस्ट्रिल बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं नेसल पासेस होगा पूरा एरिया। आगे चल के पूरा ये नेसल चैम्बर है, ये नेसल चैम्बर ओपन होगा कहीं पे, एक वाइड रीजन है, यहाँ पे भी हम लोग खाना खाएंगे, जो बकल कैविटी है कहीं ना कहीं ओपन होगा, तो एक जगह ओपन हो रहा है। ये कौन है, ये है फेरिंग्स, ठीक है। ये फेरिंग्स से, फेरिंग्स के पास क्या होता है, दोनों ओपनिंग होगी, यहाँ पे तीनों ओपनिंग होगी। जो ईयर है हमारा, जो मिडिल ईयर होता है, ये यहाँ पे ओपन होता है, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूरा फोकस यहाँ रहना चाहिए कि जो हमारा नेसल चैम्बर है या नेसल कैविटी हो, किस में ओपन हो रही है, फेरिंग्स में। आगे चल के फुट पाइप भी यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। द नेसल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स, अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पासेज फॉर द फूड एंड एयर, ठीक है। जो नेसल चैम्बर है कहाँ ओपन हो रहा है, एक फेरिंग्स रीजन है, ठीक है, कॉमन है पासेज किसके लिए, फूड और एयर के लिए। द फेरिंग्स ओपन इनटू द थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया, जो फेरिंग है, ठीक है, ये जिसके पास दोनों के लिए क्या है, एक सेम पासेज है, ठीक है। फूड भी इधर से आ रहा है, इधर से एयर भी आ रहा है। तो आगे चल के जो फेरिंग्स है, अगर मैं बात करूँ रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो ये कहाँ आगे चल के ओपन होगा, लैरिंग्स वाले रीजन में ओपन होगा, जो क्या है, ट्रैकिया है। लैरिंग्स इज द कार्टिलेजिनियस बॉक्स विच हेल्प इन दी साउंड प्रोडक्शन, हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। जो लैरिंग्स है कैसे, कार्टिलेजिनियस बॉक्स है, ठीक है, कार्टिलेज के बने हुए हैं, जिससे क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वोकल सैक प्रेजेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, ड्यूरिंग द सोलोइंग, अगर हम कोई चीज़ निकल रहे हैं, ग्लॉटिस कैन बी कवर बाई अ थिन इलास्टिक cartilaginous flap called the epiglottis to prevent the entry of the food into the larynx। यहाँ पे बोला गया कि जब हम कोई चीज़ निकलते हैं, ठीक है, जब हम कोई चीज़ खा रहे हैं, खाना खा रही हूँ, तो एक ही पासेज है, खाना भी इधर से आ रहा है फेरिंग्स के थ्रू, ठीक है, और इधर से एयर भी आ रहा है, कहीं ना कहीं फेरिंग्स में तो आएगा, लेकिन कभी ये तो डर होगा ना, अगर दोनों के सेम पासेज है तो मैं जो खाना खा रही हूँ, कहीं ना ऐसा तो नहीं है कि ट्रैकिया वाले रीजन में चला जाए लैरिंग्स में, ऐसा नहीं होता है। क्यों, जब हम कोई चीज़ निकलते हैं तो जो ग्लॉटिस है ना, हमारा जो ग्लॉटिस है, यहाँ पे देखिए रीजन, ये वाला जो पोर्शन है, ये देखिए लैरिंग्स वाला रीजन है, ठीक है। ये जो है लैरिंग्स रीजन, यहाँ पे ट्रैकिया बना हुआ है, इसके ऊपर ये जो ग्लॉटिस है, ये देखिए इपीग्लॉटिस है, ईपी का मतलब एबव, ठीक है, ग्लॉटिस के ऊपर ये क्या है, ये हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक का पासेज है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा फुट पाइप भी इधर कहीं से जा रहा होगा, इसके पीछे से जाता है, जो हमारा ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है,
कभी भी आप अपना टच करके देखिएगा चेस्ट, तो आपको देखने को मिलेगा तो हमारा जो लंग्स है वो पहले आता है, ठीक है। तो जो हमारा लंग्स है या ट्रैकिया ये सब क्या है, पहले आएंगे। इसके पीछे क्या होता है, फूड पाइप, ईसोफेगस जाता है, ठीक है। दोनों का एक ही पास है, यहाँ पे क्या होगा, फेरिंक्स रहा होगा। जो भी हमने यहाँ से खाना खाया वो तो ईसोफेगस के थ्रू चला गया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं डर है कि कहीं ना हमारे जो बोल सकते हैं जो रिस्पायरेटरी सिस्टम इसमें तो नहीं चला जाएगा। तो जो ग्लॉटिस है ना उसके ऊपर क्या पाया जाता है, एपिग्लॉटिस पाया जाता है, एक कवरिंग है, फ्लैप है, ठीक है। इस तरीके से बंद हो जाता है, एक फ्लैप है कि जैसे हम कोई चीज़ निकलते हैं, ठीक है, हमेशा तो ओपन रहता है ये, क्योंकि हम तो एयर हर वक्त ले रहे हैं, हमारे बॉडी में हमेशा ब्रीथिंग हो रही है, हम हमेशा एयर को बाहर अंदर कर रहे हैं, एक्सेल इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब भी हम खाना खा रहे हैं उस समय जब हम लोग निगलते हैं खाने को, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या होता है कि जो यहाँ पे ग्लॉटिस है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, वो कवर हो जाती है ताकि जो खाना हमने खाया है फेरिंग से होते हुए हमारे कहीं रिस्पायरेटरी ट्रैक में ना चला जाए, वो कहाँ जाए, सीधे फूड पाइप या ईसोफेगस में जाए। तो इसे उससे बचाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि जब हम खाने को निगलते हैं तो जो ग्लॉटिस है उसके ऊपर पतली सी थिन इलास्टिक, याद रखिएगा ये कैसी इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ठीक है, इसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं, जो क्या करते हैं, खाने को बचाते हैं लैरिंक्स रीजन में जाने से। Trachea is the straight tube extended up to the mid-thoracic cavity, which divided at the level of the fifth thoracic vertebrae into the right and left primary bronchi, ठीक है। जो ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है, कहाँ तक एक्सटेंड है, जो मिड थोरेसिक कैविटी है, मिड का मतलब कि कहीं बीच तक, यहाँ तक। अगर मान लीजिए किसी इंसान की बॉडी है, ठीक है, ये जो रीजन है क्या है, थोरेस है, ये वाला एब्डोमेन हो गया, ठीक है। तो जो थोरैक्स वाला रीजन है उसके मिड तक ही कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, ट्रैकिया होगा, ठीक है, हाफ पोर्शन तक। वहाँ आपको देखने को मिलेगा जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री, ये वर्टिब्री बोला गया है, ठीक है। जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है, मीन्स हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उससे मेजर किया गया है कि जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री है उसके जो फिफ्थ वाले पोर्शन है वहाँ से डिवाइड हुआ है, किसमें, लेफ्ट और राइट, उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए कि ये जो पूरा रीजन है ये क्या है, थोरेसिक चैम्बर है या थोरेसिक एरिया है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आधे जगह, जो हाफ जगह है थोरेसिक चैम्बर का, यहाँ पे हाफ जगह आपको क्या देखने को मिला, ट्रैकिया, और आधे जगह ट्रैकिया नहीं प्रेजेंट है। मीन्स अगर हम पीछे से बात करें वर्टिब्रल कॉलम का, तो वहाँ से जो उसका फिफ्थ वाला जगह है, ठीक है, जो फिफ्थ वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ से क्या अगर मेजर करते हैं, जो हमारा ट्रैकिया ये डिवाइड हो चुका है, आगे चल के डिवाइड हो चुके हैं, किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर आगे चल के इनिशियल ब्रोंक्यूल होंगे, फिर इसके बाद क्या बनेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल होंगे, और लास्ट क्या बनेंगे, अल्वेलाई। यहाँ पे में सैक बन जाएंगे, ठीक है, अल्वेलाई बन जाएंगे। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे यही लिखा गया कि ये ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब आपको दिख रहा है, ये कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, फिफ्थ वर्टिब्री, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्री पे, जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री वहाँ पे डिवाइड हो रहा है। और डिवाइड होने के बाद क्या किसमें बदल रहा है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपको लेफ्ट राइट, यहाँ पे ये बोल सकते हैं ये लेफ्ट होगा क्योंकि हार्ट इधर है, तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लेफ्ट और राइट में। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ट्रैकिया किसमें चेंज होता जा रहा है, छोटे छोटे ट्यूब में बदलेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई बनेंगे, फिर जाके इनिशियल और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ईच ब्रोंकाई undergo repeated division to form secondary and tertiary bronchi and bronchiole ending up a very thin terminal bronchioles, ठीक है। देखिए हर एक ब्रोंकाई आगे चल के और डिवाइड होता जाएगा, ठीक है, डिवाइड होके क्या बनाएगा, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई बनाएगा। इसके बाद ये ब्रोंकाई आगे डिवाइड नहीं करेंगे, इसके आगे आप छोटा सा और ट्यूब बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ब्रोंक्यूल्स दो टाइप के होंगे, एक इनिशियल होगा शुरुआती वाला और टर्मिनल होगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल वहाँ पे होंगे जहाँ पे एल्वुलाई प्रेजेंट, वो जो सैक है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेस्कुलाइज जो बैग है, स्ट्रक्चर है, वो प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो पतला थिन टर्मिनल जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, आगे चल के स्ट्रक्चर देंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, एल्वुलाई बोलेंगे। द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग, ठीक है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, एक अंगूठी कैसी होती है, दोनों साइड पूरे तरीके से कवर होगी, एक रिंग इस तरीके से होगी। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा, आधा होगा, ठीक है, पूरी तरीके से पूरा रिंग नहीं बनेगा, हाफ रिंग बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं रिंग बाहर के साइड से, ये क्या है, इनकम्प्लीट है। ये देखिए कहाँ तक जा रही है रिंग, इसको देखते रहिए आप, यही इनकम्प्लीट जो कार्टिलेजिनस रिंग है इसी की बात की जा रही है। कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। तो ये ट्रैकिया हो गया। आगे चल के जहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है फिफ्थ थोरेसिक चैम्बर पे, यहाँ पे देखेंगे जो फिफ्थ थोरेसिक, यहाँ पे बोल सकते हैं वर्टिब्री है, यहाँ पे डिवाइड जो हो रहा है, यहाँ पे बोल सकते हैं लेफ्ट और राइट लंग्स बन रहा है ना इधर आगे चल के। तो यहाँ पे जब डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बोल सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी
ब्रोंकाई, ठीक है, उनके ऊपर भी इनकम्प्लीट रिंग है, पूरी तरीके से रिंग नहीं है, ये देखिए रिंग है। आगे चल के जो ब्रोंकाई है किसमें बदल जा रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स में। तो जो इनिशियल ब्रोंक्यूल है वहाँ तक आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट रिंग, मीन्स यहाँ तक क्या है, इनिशियल ब्रोंक्यूल है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। आगे चल के क्या होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल हो जाएगा, ये क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और वहाँ पे अल्वेलाई बन जाएगा। तो सीधे लिखा गया है ट्रैकिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। इसके अलावा जो इनिशियल ब्रोंक्यूल है उनके पास क्या, इनकम्प्लीट कार्टिलेजन की रिंग है, ओके। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर, ये कोई रेगुलर नहीं, छोटा कहीं बड़ा कहीं कोई और साइप बोल सकते, कोई और शेप का, किसी और साइज का, ठीक है। यहाँ पे इरेगुलर वॉल का क्या है, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर से क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। कौन दे रहा है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है उनके ऊपर कोई भी इनकम्प्लीट रिंग नहीं प्रेजेंट है, वो आगे चल के क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है वहाँ पे। तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं ये आगे चल के ढेर सारे छोटे छोटे, यहाँ पे बोल सकते थिन है, थिन का मतलब क्या है, पतले हैं, क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो ये पतले जितने होंगे उतने अच्छे से क्या होगा, डिफ्यूजन हो पाएगा। तो ये कैसे हो गए हैं, थिन है। इरेगुलर यहाँ पे हम बोल सकते वॉल है, इनकी वॉल एक जैसी नहीं है, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। और एक ऐसे वेस्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलेंगे, एल्वेलाई बोलेंगे। एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये ट्रैकिया हो गया। आगे चल के जो ट्रैकिया है, फिफ्थ हम बोल सकते हैं वर्टिब्री थोरैसिक से हम देखेंगे, जो फिफ्थ बोल सकते हैं वर्टिब्री है थोरैसिक वाई रीजन में। यहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है लेफ्ट और राइट में। अब डिवाइड होने के बाद अब इसका नाम ट्रैकिया नहीं रहा, अब ये जब डिवाइड हो रहा है उसमें क्या बोलेंगे, ये होंगे ब्रोंकस, यहाँ पे लिखा गया, इसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी यहाँ तक डिवाइड होंगे, मतलब डिवीजन होता जाएगा। आगे चल के वो ब्रोंक्यूल्स और पतले होते जाएंगे, जितना ज़्यादा लंग्स में बढ़ेंगे उतने और पतले होते जाएंगे, उतने और डिवीजन देखने को मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स दो टाइप के, इनिशियल है और टर्मिनल है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आपको देखने को मिलेगा क्या, रिंग। ये जो रिंग है यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो इनकम्प्लीट रिंग है, इनकम्प्लीट इसलिए बोला गया, रिंग तो पूरा फुल होता है। आप कभी अंगूठी हाथों में पहने होंगे, अपने उंगलियों में पहने होंगे, तो आपने कहीं देखा होगा इस तरीके से, लेकिन इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब पीछे कवर नहीं है, पीछे क्या है, ओपन है। तो ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग है। कहाँ तक है, ट्रैकिया में है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी यहाँ पे ब्रोंकाई तक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक है। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है आगे चल के यहाँ पे इरेगुलर पतला जो थिन वॉल्ड के स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं, एल्वेलाई, उसको आगे बनाते हैं, ठीक है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई कंप्राइजेस द लंग्स। लंग्स किससे बना हुआ है, अगर कोई पूछे आपसे कि लंग्स किससे बना हुआ है, तो आप ये नहीं कहेंगे ट्रैकिया ये सब नहीं, लंग्स को ध्यान से देखिए, आप लंग्स को एकदम ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, ट्रैकिया का काम खत्म, फिफ्थ थोरैसिक जो यहाँ पे वर्टिब्री यहाँ पे डिवाइड होकर काम खत्म उसका, आगे चल के उसमें और डिवीजन हो रहा है, तो क्या किसको जन्म दे रहा हो, बोल सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यहाँ पे जितने भी लेवल के बोल सकते हैं ब्रोंकाई बना है ये हुआ, साथ में इनिशियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। इसके अलावा लास्टली क्या है, एल्वेलाई है। तो हमने लंग्स में क्या देखा, हमने लंग्स में देखा कि जो भी ब्रोंकाई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जो भी लेवल पे हैं तीनों, इसके अलावा जो ब्रोंक्यूल्स है इनिशियल हो गया, टर्मिनल हो गया, साथ में जो एल्वेलाई है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, इनको मिला दिया जाए एक साथ, ठीक है, तो क्या बनाएगा, लंग्स बनाएगा। तो यहाँ पे सीधे लिखा गया है लंग्स क्या है, ब्रांचिंग ऑफ द नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, यहाँ पे ब्रांचिंग हो रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में यहाँ पे। इसके अलावा ब्रोंक्यूल्स बनेंगे, इनिशियल हो गया, टर्मिनल हो गया, फिर जाके एल्वेलाई। जब हम इनको तीनों को एक साथ मिला देंगे तो एक लंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। We have two lungs which is covered by the double layer pleura with pleural fluid between them। हमारे पास दो लंग्स हैं, ठीक है। अब इतना जान जाइए, जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा साइज में छोटा है, इसलिए छोटा है क्योंकि वहाँ उसके बगल में ही क्या होता है, हमारा छोटा सा दिल धड़कता है। जो राइट वाला है बड़ा है। इन दोनों ही लंग्स के ऊपर आपको डबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं देखने को मिलेगा, और इस जो मेम्ब्रेन है इसका नाम क्या है, प्लूरा है। अब जो दो मेम्ब्रेन है उनके बीच में क्या है, फ्लूइड है। मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड है, याद रखिएगा, मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे। अब इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इसलिए प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे लंग्स के ऊपर क्या होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर है जिसे हम प्लूरा बोलते हैं। यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं दोनों ही मेम्ब्रेन के बीच में। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सर्फेस। ये क्या करते हैं, जो फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड है, ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को, लंग्स के सर्फेस पे जो फ्रिक्शन है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। द आउटर फ्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक चैम्बर, या लाइनिंग होगा,
वेयर एज द इनर फ्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सर्फेस, ठीक है। जो बाहर वाला है, देखिए यहाँ पे एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, ये वाला जो होगा इनर मेम्ब्रेन होगा। जो आउटर मेम्ब्रेन होगा ये कहाँ पे, किसके कॉन्टैक्ट में, ये कॉन्टैक्ट है जो हमारा थोरैसिक लाइनिंग है, ठीक है, थोरैक्स की लाइनिंग उसके तरफ है। जो इंटरनल वाला, जो अंदर वाला फ्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कॉन्टैक्ट में होगा, वो लंग्स के कॉन्टैक्ट में होगा। लंग्स क्या है, अंदर वाला जो पूरा ये मटेरियल है क्या है, लंग्स है, क्योंकि लंग्स के ऊपर ही क्या है, मेम्ब्रेन है। अगर मैं कोई पैकिंग कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने कोई गिफ्ट रखा, उसके ऊपर मैं पैकिंग करूँगी, पॉलिथीन लगा रही हूँ, तो क्या ऊपर जो रैपर है ये क्या है, कि इस तरीके से जो रैपर है, मान लीजिए ये जो पैकिंग है ये क्या है, मेम्ब्रेन ऊपर से मैं कवरिंग कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं लंग्स के ऊपर क्या है, 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। जो पहला मेम्ब्रेन होगा वो किसके कॉन्टैक्ट में होगा, थोरैक्स के लाइनिंग के कॉन्टैक्ट, जो ऊपर वाला होगा। लेकिन जो अंदर वाला होगा वो कहीं ना कहीं जो मैंने गिफ्ट पैक किया था उसके पास होगा। तो जो लंग्स के पास होगा वो कौन वाला होगा, इनर वाला होगा, ठीक है। जो इनर हम बोल सकते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है वो लंग्स के पास होगा। आगे देखते हैं, The part starting from the external nostril up to the terminal bronchioles constitute the conducting part। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार मैं बात बता दे रही हूँ यहाँ पे लिख के। पहले क्या होगा, आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होगा, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। जब भी एयर आएगा आपके नॉस्ट्रिल से होते हुए जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा, नेजल चैम्बर। मैं नेजल पासेस नहीं लिख रही हूँ, पास तो वहीं से करेगा। नेजल चैम्बर बोल सकते हैं या फिर कैविटी बोल सकते हैं। अभी जो नेजल चैम्बर है कहाँ ओपन हो रहा था, फेरिंग्स में हो रहा था। फेरिंग्स किसके लिए था, मेन पासेज फुट के लिए और एयर के लिए था। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, फेरिंग्स लिख रहे हैं, ठीक। अब फेरिंग्स किस में ओपन होना, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रही हूँ, तो ये लैरिंग्स में ओपन हो रहा है, ठीक है। लैरिंग्स के पास क्या है, साउंड बॉक्स है जहाँ से सुरीली आवाज़ निकलती है हमारी। अब जो लैरिंग्स है ये आगे चल के एक स्ट्रक्चर बना रहा है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर था, ग्लॉटिस था, उसके ऊपर यहाँ पे कवरिंग हो गई, एपिग्लॉटिस हो गई। अब आगे चल के ट्रैकिया बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, आगे ट्रैकिया हो गया। अब ट्रैकिया जो है हमारा मिड जो थोरैसिक रीजन है, ठीक है, जो मिड थोरैसिक रीजन है, हम बोल सकते हैं फिफ्थ वर्टिब्री, यहाँ पे बोल सकते हैं जो फिफ्थ वर्टिब्री है वहाँ पे डिवाइड हो रहा है, फिफ्थ, ठीक है। यहाँ पे इंसेटिव में लिखा, आप वहाँ पे डिवीजन हो गया, ठीक है। किस में डिवीजन हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्या लिख रही हूँ, ब्रोंकाई लिख रही हूँ। फिर आगे चल के इनिशियल, टर्मिनल, क्या बन रहा, ब्रोंकियोल्स बन रहा है, और पतला डिवीजन हो गया है। जो डक्ट है, जो नली है वो और पतली होती जा रही है, उसी को हम लोग ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स बोल रहे हैं, ओके। इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। फिर आगे चल के आपको क्या मिल रहा है, छोटे छोटे जिनके वॉल्स बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर बाउंड्रीज हैं, ठीक है। ये इसको क्या बोलेंगे, एल्वेलाई बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, स्पेशल टाइप के वेस्कुलराइज्ड बैग हैं। गिल्स में क्या था, स्ट्रक्चर था, वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर था, यहाँ पे क्या है, बैग है। तो आपने देखा होगा कि आपने जो सांस लिया, एयर लिया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से गया, यहाँ पे क्या है, पासेज है, उसको भूल जाइए। कहाँ जा रहा है, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर कहाँ ओपन हो रहा है, फेरिंग्स में। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा जो फेरिंग्स से आगे जाएगा कहाँ, लैरिंग्स रीजन में। और लैरिंग्स रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लॉटिस। जब भी हम लोग खाने को निगलते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि हम खाने को खाएं और कहाँ पहुँच के हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमारे पास क्या होता है, ग्लॉटिस के ऊपर एक पतली सी कवरिंग है। मान लीजिए ग्लॉटिस है तो इसके ऊपर क्या है, कवरिंग है। जैसे आपने खाना निकला, उसको पता चल गया, वो तुरंत बंद हो जाएगा और हमेशा खुला रहेगा, ठीक है। अभी तो मेरे मुंह में हम बोल सकते हैं, जो मैं अभी तो खाना खा नहीं रही हूँ, तो जो मेरा फेरिंग्स है, जो लैरिंग्स है, जो ग्लॉटिस है, ओपन है। और जैसे मैं कुछ खाना खा के निकल रही हूँ, ठीक है, तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो खाने को अंदर नहीं जाने देगा रेस्पिरेटरी पाथवे पे, उसको कहाँ जाना है, फूड पाइप में जाना है, इसोफेगस में जाना है, ओके। फिर देखते हैं आगे चल के, जो ट्रैकिया है वो फिफ्थ, यहाँ पे बोल सकते हैं फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री में डिवाइड होगा, लेफ्ट और राइट लंग बनाएगा। और लंग्स किससे बनते हैं, लंग्स बनते हैं 3 चीज़ों से। आगे चल के जो हमारा वो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो रहा है किसमें, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में और एल्वेलाई आगे चल के बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। तो जो ब्रोंकाई है कैसे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो गए। इसके अलावा जो ब्रोंकियोल्स से और पतला डिवीजन हो रहा है, इनिशियल ब्रोंकियोल हो गया, आगे चल के जो टर्मिनल ब्रोंकियोल होंगे वो एल्वेलाई को जन्म देंगे, आगे चल के एल्वेलाई बनेगा। तो इनको मिला के जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं जो ट्रैकिया था, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा है कि लंग्स किससे बनते हैं, जो ट्रैकिया हो गया, यहाँ पे जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई होगा और इनिशियल ब्रोंकियोल हो गए, ठीक है। इनके पास क्या होता है, इनके ऊपर इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस होती हैं, ठीक है। और लंग्स किससे बनता है, लंग्स के लिए यहाँ पे सीधा लिखा गया है कि जितनी भी ब्रांचिंग हो रही है किसमें, ब्रोंकाई में। ये जो ब्रांचिंग यहाँ पे आपने देखा, ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, ये कहाँ जा रही है, लंग्स के अंदर, ये लंग्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। आगे चल के इनिशियल और बोल सकते हैं टर्मिनल, यहाँ पे ब्रोंकियोल बन रहा है और एल्वेलाई बनेगा।
यहाँ पे देखते हैं जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ठीक है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके कहाँ तक चलना है आपको, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक चलना है, ठीक है। जो टर्मिनल ब्रोंकाइल है यहाँ पे यहाँ तक चलना है, ब्रोंक्यूल्स तक चलना है। कहाँ से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक चलना है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या बोलेंगे, कंडक्टिंग पार्ट। तो याद रखिएगा इसको हम कंडक्टिंग पार्ट। पहले एयर कहाँ से आ रहा है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आएगा, फिर नेसल चैम्बर पार करेगा, फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स कहाँ से ओपन होगा, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहे हैं तो लैरिंग्स रीजन में होगा। लैरिंग्स के पास क्या होगा, ग्लॉटिस होगा, ठीक है, जहाँ से एयर अंदर आ रहा है। जब भी हम खाना खाएंगे निकलेंगे उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक पतली सी कवरिंग आ जाएगी, कार्टिलेजियस फ्लैप है ये, ठीक है, ये इलास्टिक है, याद रखिएगा इलास्टिक कार्टिलेज की बनी हुई है, इस पर कवरिंग हो जाएगी ताकि यहाँ पे खाना ना जा पाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ट्रैकिया है एक स्ट्रेट ट्यूब है, फिफ्थ बोल सकते हैं जो थोरैसिक वर्टिब्री है वहाँ पे लेफ्ट राइट डिवाइड होता है। किस में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। आगे चल के और यहाँ पे डिवीजन होगा तो इनिशियल ब्रोंक्यूल बनेगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनेगा और लास्ट में क्या बन जाएगा, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है एल्वलाई बना देगा। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है यहाँ से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक की जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। लंग किससे बनते हैं, लंग्स बनते हैं जो ब्रोंकाई है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो भी ब्रांचिंग यहाँ है, जो भी यहाँ पे नेटवर्क है उनको लेके कहाँ तक, इनिशियल जो यहाँ बोल सकते हैं इनिशियल हो गया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हो गए, इसके अलावा एल्वुलाई, ये तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, ठीक है। लंग्स की जो फॉर्मेशन है, जो ब्रांचिंग हुई किसमें, ब्रोंकाई में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हो गया, इसके अलावा जो इनिशियल हो गया टर्मिनल ब्रोंक्यूल हो गए और आगे एल्वुलाई, ये क्या बना है, लंग्स बना रहे हैं। और क्वेश्चन एक यहाँ पे है कि बोला गया है कि जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है कहाँ तक प्रेजेंट है, कहाँ से शुरू है कहाँ तक प्रेजेंट है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, ठीक है। जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है वो शुरू हुई है कहाँ से, ट्रैकिया से। स्ट्रक्चर में देखिए ट्रैकिया से शुरू है, नॉस्ट्रल से नहीं हुई है, ठीक है, ट्रैकिया से शुरू होकर कहाँ तक गई हैं, हम बोल सकते हैं जो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ तक गई हैं। टर्मिनल वाले पे देखिए यहाँ पे, जहाँ पे टर्मिनल वाला कहाँ है, टर्मिनल वही होगा जहाँ पे आखिरी छोर पे क्या बन रहा है, एल्वुलाई बन रहा है, तो उसके आगे तक क्या है, टर्मिनल वाला ब्रोंक्यूल है, तो वहाँ तक आपको कहीं क्या दिख रहा है यहाँ पे, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग नहीं। तो याद रखिएगा जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है कहाँ से शुरू हुई है, ट्रैकिया से, याद रखिए ट्रैकिया से। फिर जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी यहाँ पे ब्रोंकाई हैं उनमें भी प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो इनिशियल ब्रोंक्यूल है, शुरुआती दौर पे जो ब्रोंक्यूल है ये क्या है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए ये क्या है, इनिशियल ब्रोंक्यूल है यहाँ होगा, लेकिन आगे क्या है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, देखिए टर्मिनेट हो जा रहा है, आगे चल के क्या बन रहा है, थिन इरेगुलर वॉल का स्ट्रक्चर बन रहा है, वेस्कुलाइज बैग बन रहा है, उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, एल्वुलाई बोल रहे हैं। तो ये इतना पता रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिखा गया है, इसको एकदम टिक कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कहाँ तक है, देखिए ट्रैकिया में हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। अब जो कंडक्टिंग पार्ट है इनका काम क्या है, कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, यहाँ पे सीधे लिखिए द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर कहाँ, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। वेयर एज द एल्वुलाई एंड दियर डक्ट्स फॉर्म द रिस्पायरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। जहाँ पे हम देख रहे हैं जो एल्वुलाई हैं, ठीक है, उनके जो ये छोटे छोटे डक्ट्स दिख रहे हैं जहाँ से निकले हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं या फिर रिस्पायरेटरी पार्ट बोलते हैं। क्यों, ये कैसा ये पार्ट है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल क्या हो रहा है, यहाँ पे गैसियस डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, गैस यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है या डिफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं आगे, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई। पहला काम क्या है कंडक्टिंग एयर का, हम क्या कर रहे हैं, एयर को अंदर ले रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। तो जो कंडक्टिंग पार्ट है, जो एटमॉस्फेयर का एयर है, उसको कहाँ तक पहुँचा रहा है, एल्वुलाई तक पहुँचा रहा है। बिल्कुल, एल्वुलाई तक कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर कहाँ तक जा रहा है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, इनके पास वो एयर है और एयर कहाँ तक जा रहा है, एल्वुलाई तक जा रहे हैं, ठीक है, एक पाथवे हो गया। क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, जो एयर बाहर से आ रहे हैं, कितनी गंदगी है, धूल है, फिर भी तो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम नाक बंद कर रहे हैं लेकिन सांस नहीं ले रहे, ऐसा नहीं है। तो जो भी हम बाहर से एयर ले रहे हैं उसमें बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारे बोल सकते हैं फॉरेन ऐसे पार्टिकल जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं। तो क्या होता है, जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ठीक है, आप देखे होंगे कि जो नाक है उनमें छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन काम यही होता है कि जो बाहर से एयर आ रहा है, जो भी उसमें गंदगी है उसको बाहर ही फिल्टर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फॉरेन पार्टिकल हैं एयर में, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, थोड़ा नमीदार बनाते हैं, एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर।
बॉडी टेम्परेचर भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर से एयर आ रहा है, वो गर्म है ठंडा है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको क्या करें, कंडक्टिंग जो पार्ट है वो क्या करें, बॉडी के टेम्परेचर तक मेंटेन कर रहे हैं। तो 4 काम दिए गए हैं कंडक्टिंग पार्ट के। पहला, एक पाथवे बना रहे हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है। यहाँ से जो भी एयर आएगा एटमॉस्फेयर से सीधे इसी की पाथवे के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, एल्वेलाई के पास पहुँच जाएगा। इसके अलावा जो एयर है उसमें बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, उसमें बहुत डस्ट है, तो उसमें क्या हो रहा है कि उनको भी फिल्टर कर दिया जा रहा है, उनको भी क्लियर अप कर दिया जा रहा है, उनको भी साफ कर दिया जा रहा है। इसके अलावा उसको नमीदार बनाया जा रहा है, जो एयर हमने बाहर से लिया उसमें क्या ह्यूमिडिटी हम ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा जो एयर है हमें अपने बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको बदल रहे हैं। एक्सचेंज पार्ट, अब एक्सचेंज पार्ट की बात करते हैं, कौन है, एल्वेलाई है और उनके डक्ट हैं, ठीक है। एल्वेलाई और उनके डक्ट दोनों is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between the blood and atmospheric air, ठीक है। जो एक्सचेंज पार्ट है या रिस्पायरेटरी पार्ट है, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन का, CO2 का, किसके साथ हो रहा है, ब्लड में हो रहा और एटमॉस्फेरिक एयर में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। जो लंग्स है हमारा वो कहाँ सिचुएटेड, थोरेसिक चैम्बर में है, विच इज़ एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। अगर आप इसको बाहर से देखेंगे तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि हमारे लंग्स में क्या है, एयर है, लेकिन आप एनाटॉमिकली देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर फाड़ फोड़ के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लंग्स में क्या होते हैं, एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म बाई, जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है किससे बना हुआ है, ठीक है, डॉर्सली बाई द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। वेंट्रली बाई स्टर्नम, जो वेंट्रल है, ये वेंट्रल रीजन है, यहाँ पे स्टर्नम होगा, स्टर्नम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है, इससे बना हुआ है। लेटरली बाई रिब्स, चारों तरफ आप लेटरल साइड में टच करेंगे, क्या है, रिब्स हैं, रिब बोन है। एंड ऑन द लोअर साइड डोम शेप डायफ्राम, ठीक है। अगर हम लोअर साइड देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डोम शेप का क्या है, डायफ्राम है। तो यहाँ पे जो हमारा बोल सकते हैं थोरेसिक चैम्बर है, 4 चीज़ों से बना हुआ है। अगर हम लोग डॉर्सल बात करेंगे तो वो वर्टिब्रल कॉलम है पीछे की तरफ से, वेंट्रल बात करेंगे स्टर्नम है, ब्रीस्ट बोन बोलते हैं, लेटरली देखेंगे तो रिब्स प्रेजेंट है, और लोअर साइड अगर देख रहे हैं, ठीक है, लोअर साइड देख रहे हैं तो यहाँ पे डोम शेप का, ठीक है, इस तरीके से डोम शेप का, फ्लैटर नहीं है, डोम शेप का है, इसका क्या है, डायफ्राम प्रेजेंट है। The anatomical setup of lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will reflect in the lung pulmonary cavity. इस तरीके से जो एनाटॉमिकल सेटअप हुआ है हमारे किसका, लंग्स का, थोरैक्स के पास किस तरीके से यहाँ पे सेटअप हुआ है कि अगर हम कोई भी चेंज कर रहे हैं कहाँ पे, थोरैसिक कैविटी में, तो उसका पूरा असर कहाँ देखने को मिलेगा, जो लंग्स है, लंग्स की कैविटी है या पल्मोनरी कैविटी, वहाँ देखने को मिलेगा। मीन्स जो एनाटॉमिकल सेटअप है किसका, लंग्स का, थोरैक्स से बहुत पास पास है, जिसकी वजह से क्या, जब भी थोरैक्स में कोई चेंजेस होगा लंग्स पे भी वही चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. ये इस तरीके का अरेंजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब ब्रीथिंग कर रहे हैं उस समय, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते, हम लंग्स का वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर थोरैक्स का वॉल्यूम कम ज़्यादा कर लें तो इसकी वजह से लंग्स पे पूरा इफेक्ट होगा। क्या होता है देखिए, इस तरीके से, ये मान लीजिए स्टर्नम है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीस्ट बोन बोल सकते हैं, जो वेंट्रल साइड है, लेटरल कौन है, रिब है, ठीक है, इस तरीके से रिब निकले हुए हैं, आगे तक पीछे तक ही जाएंगे, पूरा स्ट्रक्चर इसको पूरा कवर कर लीजिएगा, ठीक है। पीछे क्या हम वर्टिब्रल कॉलम होंगे, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में बना दी, ठीक है, ये पूरा यहाँ कवर है। इसके अलावा जो लोअर साइड है यहाँ पे डोम शेप का आपका डायफ्राम, ये क्या है, थोरैसिक चैम्बर बन चुका है। अब इसी थोरैसिक चैम्बर के अंदर यहाँ पे क्या है, लंग्स होंगे, इसी के अंदर हार्ट भी होगा। तो जो भी, अगर मैं बाहर से थोरैसिक चैम्बर में चेंजेस करूं, जो रिब्स है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब इंस्पिरेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, उस समय क्या होता है, इंस्पायरेशन में, एक्सपिरेशन में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे रिब है, ठीक है, जो रिब्स हैं उनकी मसल होगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, इनमें चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम थोरैसिक कैविटी में चेंज करेंगे, या फिर जो ये डोम शेप का हम बोल सकते हैं डायफ्राम है, इसको क्या कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, इसे फ्लैट कर दिए, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किसका वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जस्ट उसके बगल में एकदम चिपका हुआ है। अगर हम बाहर से भी कोई चेंज कर रहे हैं ना, अगर हम रिब्स को अपना कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स करें, उस समय क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे बोल सकते हैं जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं लंग्स के वॉल्यूम पे भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं आगे पढ़ाऊंगी, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन जब होता है तो जो रिब्स हैं इनके इंटरकॉस्टल मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खिंचाव पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं लंग्स के भी वॉल्यूम इंक्रीज होंगे। अगर मैं इस चीज़ को खींचूँ
तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, पूरी तरीके से खिंचाव पड़ रहा है, इधर के जो मसल होंगे भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इधर के भी होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि रिब्स के पास क्या है, मसल्स प्रेजेंट है इनकी, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। जो डोम शेप का यहाँ पे बोल सकते हैं डायफ्राम है, अभी तो ये नॉर्मल स्टेज पे है, लेकिन जब हम इसमें कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, हमको वॉल्यूम बढ़ाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम जब बढ़ाएंगे तो ये डोम शेप को क्या कर देंगे, फ्लैट कर देंगे, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि बॉयज़ लॉ से P जो होता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर को कम कर रहे हैं, क्योंकि इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जितना प्रेशर कम होगा लंग्स के अंदर एटमॉस्फेयर से, उतना अच्छे से क्या हो जाएगा, इंस्पायरेशन हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि हाइयर प्रेशर से एयर कहाँ जाता है, लोअर प्रेशर में जाता है। जब अंदर यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, तो बाहर से एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, तो एयर वहाँ से ईजिली कहाँ आ जाएगा, हमारे लंग्स में आ जाएगा। हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। रिस्पायरेशन में कुछ ऐसे स्टेप हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और मेन स्टेप्स हैं। पहला क्या है, ब्रीथिंग और द पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन कर रहे हैं, उस समय क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर का एयर होगा सीधे हमारे कहाँ आएगा, लंग्स में आएगा। और जो हमने CO2 हमारी बॉडी में जो बन चुका है कैटाबॉलिज्म में, CO2 को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, ठीक है। नॉर्मल ये बोल सकते हैं ब्रीथिंग है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, हमने सांस लिया, हमारे एल्वलाई में क्या है, CO2 है, ठीक है, और हमने क्या किया, इसको बाहर भेजा, और बाहर से हमने क्या किया, ऑक्सीजन अंदर लिया लंग्स के पास। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑफ ऑक्सीजन CO2 अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन, जो भी डिफ्यूजन हो रहा है एल्वुलाई के मेम्ब्रेन के पास, एल्वुलाई का जो मेम्ब्रेन होता है लेस देन 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, क्योंकि जितनी पतली परत होगी उतना अच्छा डिफ्यूजन होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, गैसेस एक्सचेंज कराना है, डिफ्यूजन कराना है, तो जितना पतला लेयर होगा उतना अच्छे से यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है, पहला डिफ्यूजन, फर्स्ट टाइम जो डिफ्यूजन हो रहा है कहाँ हो रहा है, एल्वुलाई के पास हो रहा है, ठीक। आगे देखते हैं, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंड टाइम डिफ्यूजन हो रहा है। सेकेंड टाइम डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है, टिश्यू के पास। हम जानते हैं टिश्यू के पास क्या होगा, भर भर के CO2 प्रेजेंट होगा। क्या क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन हो रहा है। जब सेलुलर रिस्पायरेशन होता है उस समय ग्लूकोज का अच्छे से ब्रेकडाउन होगा, जहाँ पे CO2 निकलेगा, वाटर निकलेगा, और वहाँ पे एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा ATP के फॉर्म में। तो इन जो टिश्यू हैं इनके पास क्या है, भर भर के CO2 प्रेजेंट है। तो ये जो टिश्यू होते हैं, जो वेन्स जाते हैं, इनमें क्या करते हैं, अपना जो वेन्स है इनके पास क्या है, CO2 कंटेन है। इनके पास जो वेन्स में जो ब्लड होंगे इनके पास CO2 होगा ज़्यादा, और जो यहाँ पे कैपिलरी वगैरह आएंगे उनके पास क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो टिश्यू को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये ऐसा रीज़न है, सेकंड जगह ऐसा क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, कि ऑक्सीजन और CO2 का बोल सकते हैं डिफ्यूजन हो रहा है ब्लड के थ्रू, कहाँ पे, टिश्यू में। जो कैपिलरी है उनके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वेन्स है उनके पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टिश्यू के पास यहाँ पे एक्सचेंज करा रहे हैं। और आगे चल के ये जो वेन्स है ओपन हो जाएंगे किस पे, वेना कावा में। और वेना कावा कहाँ जाएगा, हम बोल सकते हैं राइट आर्ट्रियम, जो है राइट आर्ट्रिया है किसकी, हार्ट में, वहाँ ओपन होगा। फिर जो हार्ट है राइट साइड से ओपन होगा, वेंट्रल साइड से ओपन होगा, किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच गया है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिफ्यूजन जब होगा तो वो किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे पहुँचेगा, लेफ्ट साइड जो हार्ट है, ठीक है, आर्टरिया, उनके पास पहुँचेगा इस तरीके से। फिर वेंट्रल साइड पहुँचेगा, ठीक है। हम लोग अच्छे से सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। फिर आगे देखेंगे कि जो अरोटा है वहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को पंप किया जाएगा, इस तरीके से होता है। आगे देखते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाई अ सेल फॉर अ कैटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्टेंट ऑफ रिलीज ऑफ CO2 रिजल्ट द सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। जो यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑक्सीजन का, हर सेल क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का यूटिलाइज कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको क्या करना है, सेलुलर रिस्पायरेशन कर रहा है, ठीक है। हर एक सेल क्या कर रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन कर रहा है। वो क्या है, कैटाबॉलिक मेथड है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की मदद से जो भी ग्लूकोज है, जो भी फैटी एसिड है, इनको क्या कर रहा है, तोड़ा जा रहा है, इससे एनर्जी निकाली जा रही है। और जब निकाली जा रही है एनर्जी तो साथ में CO2 भी बन रहा है। तो ये CO2 है, अगर टिश्यू लेवल पे देखा जाए तो इन CO2 को कौन लेके भाग रहा है, ये लेके जा रहा है, वेन्स लेके जा रहा है। और इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन दे रहा है, कैपिलरी दे रहा है। जो आर्टरी है, आर्टरी आगे चल के टूट रही है, पतली पतली और आर्टरी हो रही है, क्योंकि टिश्यू के पास जाना है। तो हम बोल सकते हैं कैपिलरी ऑर्गन तक तो आर्टरी जा रही है, लेकिन उसके बाद जो एक एक टिश्यू है, छोटे छोटे सेल हैं, उनके पास कौन लेके जा रहा है, कैपिलरी लेके जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कौन लेके जा रहा है, वेन्स लेके जा रहे हैं। आगे चल के वेन्यूल्स बनेंगे। इसके बाद कौन लेके जाएगा, वेना कावा लेके जाएगा, ठीक है। जो वेना कावा है ये कहाँ लेके जाएगा, सुपीरियर हो गया, तो अपर बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाएगा, सुपीरियर वेना कावा।
और कहाँ लेके जाएगा, राइट साइड जो हार्ट का आर्ट्रियम है और जो इन्फीरियर है, जो हमारा लोअर बॉडी है, कौन लेके जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा किसको देगा, राइट आर्टरी ऑफ द हार्ट। ठीक है, यहाँ से फिर वेंट्रल साइड ओपन होगा, जो राइट वेंट्रल ओपन होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, हम बोल सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी निकलेगा, जिसके पास टी ऑक्सीजन ब्लड है, कहाँ लेके जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, हार्ट से कहाँ लेके जाएगा, लंग्स के पास लेके जाएगा। ठीक है, हार्ट से लंग्स के पास लेके जाएगा, लंग्स के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, जो CO2 थे ब्लड के अंदर उनका एक्सचेंज हो गया, उनके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। अब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे फिर से हार्ट के पास, ये डबल सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे, हार्ट के पास जाएंगे, फिर हार्ट के पास कौन से चैम्बर में जाएंगे, लेफ्ट साइड वाले चैम्बर में जाएंगे, लेफ्ट आर्टरियम के पास जाएंगे, किसके थ्रू जाएंगे, पल्मोनरी वेन्स के पास। ठीक है, थोड़ा सा वेन जो है, आर्टरी है, इनका अलग हो जाता है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, हार्ट से जो ब्लड है ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ सप्लाई करते हैं, लंग्स से, या फिर लंग्स से जो ब्लड आ रहा है हार्ट के पास, यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जो वेन्स पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता था, अब वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, कहाँ से, लंग्स से हार्ट के पास। ठीक है, जो आर्टरी या फिर बोल सकते हैं जो कैपिलरीज थी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही थी टिश्यू के पास, वो आगे चल के हम बोल सकते हैं हार्ट से लंग के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके जाएंगे, जो हमारी पल्मोनरी बोल सकते हैं आर्टरी है वो लेके जाएंगे, और जो हमारा लंग्स है उनसे ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है, जो पल्मोनरी हमारे वेन से वो लेके आ रहे हैं हार्ट के पास, और अरोटा पूरी बॉडी में पहुंचा देगा। ठीक है, ये पूरा खत्म हो चुका है। एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए यहाँ पे लंग्स का, ये क्या है, ये जो रीजन है ये ट्रैकिया है, उसके ऊपर ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, लैरिंग्स। लैरिंग्स के पास एक क्या प्रेजेंट है, साउंड बॉक्स, जो क्या ऐसा है, कार्टिलेजिनियस है, कार्टिलेज का बना हुआ है। इसके अलावा उस पर ग्लॉटिस है, जब हम खाना निगलते हैं तो ऊपर से एक पतली सी फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या है, इलास्टिन है, इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है, वो कवर हो जाता है। इसके अलावा ये देखिए ट्रैकिया है, फिफ्थ बोल सकते हैं वर्टेब्रे थोरैसिक पे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट राइट लंग्स में डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जब डिवीजन हो रहा है तो क्या बना रहा है, ब्रोंकियस, यहाँ पे लिखा गया है ब्रोंकस। ठीक है, सीधे ब्रोंकस लिखा गया है, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर आगे चल के प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई है, आगे डिवाइड फिर से होंगे, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल बनाएंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनाएंगे, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है आखिरी जो एंड है वहाँ तक टर्मिनेट होकर क्या बना देंगे, एल्वलाई। जो एल्वलाई होते हैं ये कैसे होते हैं, ये पतले होते हैं, थिन होते हैं, इरेगुलर वॉल है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे बोल सकते हैं गैसेस का डिफ्यूजन होता है। लंग्स के ऊपर दो मेम्ब्रेन होते हैं, हम बोल सकते हैं पहला वाला जो मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट है, थोरैसिक चैम्बर के कांटेक्ट में होगा। जो भी थोरैसिक चैम्बर में बोल सकते हैं इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किससे पड़ेगा, लंग्स पे, क्योंकि हम लंग्स का क्या कर सकते हैं, चाहे हम कितना भी सांस लें या सांस को छोड़ें, ठीक है, चाहे इंस्पिरेशन कर रहे हैं चाहे एक्सपिरेशन कर रहे हैं, तो दोनों टाइम में हम क्या करते हैं, लंग्स के वॉल्यूम को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि यहाँ पे थोरैसिक चैम्बर में चेंज ना हो। जो थोरैसिक चैम्बर में जब भी कभी चेंज होगा तुरंत उसका इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, लंग्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लूरल यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, लंग्स के, उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो ये फ्लूइड है ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए एक बार मैं रिवाइज करा दूँ इस चैप्टर को, फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे किस तरीके से इंस्पिरेशन हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है, कैसे गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं उसको देखेंगे। ठीक है, ब्रीथिंग में हमने देखा कि जो भी ऑक्सीजन है CO2 हमारी बॉडी उसको एक्सचेंज कर रही है। ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक सेल अपना खुद का क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन कर रहा है। जब रिस्पायरेशन कर रहा है तो CO2 रिलीज हो रहा है, और इस CO2 हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इसको बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर CO2 बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो कोई बॉडी का जो फंक्शन है वो सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में वही पढ़ रहे कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होते हैं। किस पे डिपेंड करता है, हैबिटेट पे, रहते कहाँ है, ज़मीन पे है कि पानी में है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि बॉडी किससे बनी हुई है, एक सेल से कि कई सेल से बनी हुई है, किस टाइप का यहाँ पे इनका ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम लोअर इन्वर्टिब्रेट में देखें, स्पॉन्जेस, सिलिंड्रेट, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है, उनके जो मेंबर्स हैं उनमें देखा तो क्या हुआ, उनकी जो पूरी बॉडी है कहीं से भी ब्रीथिंग कर रहे हैं, आराम से ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। अर्थवॉर्म को आप टच करेंगे तो उनके पास क्या है, मॉइस्ट क्यूटिकल है, उनके थ्रू क्या हो रहा है, वो डिफ्यूजन कर रहे हैं। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर बात करते हैं, अगर हम आर्थ्रोपोड्स के मेंबर की बात करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स की बात करते हैं, उनके पास क्या होता है, ढेर सारे ट्यूब होते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब, या फिर इससे हो रहा है क्या, इनका रिस्पायरेशन। ठीक है, स्पेशल टाइप का वेस्कुलराइज्ड अगर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा गिल, इसे हम ब्रैंकियल रिस्पायरेशन कहते हैं। ये मोस्ट ऑफ दी जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है, मलस्कस, उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम वर्टिब्रेट की बात करते हैं, मछलियों में भी प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं वेस्कुलाइज्ड बैक
ठीक है। वो कौन है? लंग्स है। इसे क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, उनमें देखने को मिलता है। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, मैमल हो गया, सब किससे रिस्पायरेशन करते हैं? लंग से करते हैं। तो कैसा हो गया? पल्मोनरी रिस्पायरेशन हो गया। लेकिन जो एम्फीबिया है वो लंग से भी कर सकता है, गिल से भी कर सकता है, स्किन से भी कर सकता है। तो जब स्किन से करता है उसे बोलते हैं क्यूटेनियस, लंग से करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। अगर गिल से कर रहा है तो हम उसे ब्रैंकियल रिस्पायरेशन बोलेंगे। ह्यूमन के रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले जो ह्यूमन है सांस कैसे लेता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो अपर लिप के ऊपर मौजूद हैं, 2 होते हैं। फिर नेसल पासेज होगा, फिर नेसल चैम्बर कहाँ ओपन होता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा रीजन है, कॉमन पासेज है किसके लिए? फूड के लिए और एयर के लिए, दोनों के लिए क्या है? कॉमन पासेज है। फिर आपको लैरिंग्स देखने को मिलेगा। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स वो रीजन है जहाँ पे कार्टिलेजिनियस बॉक्स प्रेजेंट है, वहाँ पे साउंड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जब हम स्वेलिंग करते हैं, कोई चीज़ खाना खाते हैं, निकलते हैं, तो क्या होता है? लैरिंग्स के ऊपर ग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। उस ग्लॉटिस का एक कवरिंग होता है, उसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम खाने को निकलते हैं तुरंत एपिग्लॉटिस क्या करता है? ग्लॉटिस को कवर कर लेता है ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में खाना ना जाए, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, जो ट्रैकिया है एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कहाँ तक कंप्लीट होता है? जो मिड थोरेसिक कैविटी है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाता है 5th थोरेसिक वर्टिब्री में, लेफ्ट राइट ब्रोंकियाई में, ठीक है। यहाँ पे ब्रोंकस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड हो गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई। आगे चल के ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई बन चुके हैं, ये किसके पार्ट है? लंग्स के पार्ट हो गए हैं, क्योंकि ट्रैकिया आप देखिए पूरी तरीके से जब डिवाइड हो रहा है तो अब वो लंग्स के पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो लंग्स में आप देखेंगे आगे चल के इनिशियल फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनेगा, ठीक है। और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल होगा आगे चल के छोटे छोटे इरेगुलर शेप के स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे अल्वेलाई बोलेंगे। जो हमारा लंग्स है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है जितनी भी ब्रांचिंग हो रही है किसमें? ब्रोंकाई में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो रहा है, फिर आगे चल के इनिशियल या फिर बोल सकते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल बन रहे हैं, इसके अलावा अल्वेलाई बन रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? लंग्स बन रहे हैं। जो ट्रैकिया हो गया, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई हो गया, उसे ब्रोंकस भी बोल सकते हैं। और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक इनके पास क्या है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजन रिंग है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कोई भी यहाँ पे कार्टिलेज की रिंग नहीं प्रेजेंट है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, फिर आगे लिखा गया है कि जो लंग है उनके पास 2 मेम्ब्रेन होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और उनके जो मेम्ब्रेन है उनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, जो क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। इसके अलावा जो आउटर मेम्ब्रेन होगा किसके कॉन्टैक्ट में होगा? किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होगा? जो थोरैसिक लाइनिंग है उनकी, जो इनर वाला होगा वो किसके कॉन्टैक्ट में होगा? वो लंग्स के कॉन्टैक्ट में होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, याद रखेगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक इसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। बाकी एल्वेलाई और उनके डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअल यहाँ पे क्या हो रहा है? गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। जो कंडक्टिंग पार्ट है ये क्या करते हैं कि जो एयर है एटमॉस्फेयर के एयर को लेके कहाँ पहुँचाते हैं? एल्वेलाई के पास पहुँचाते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जाएगा, फिर कहाँ पहुँचेगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेसल चैम्बर हो गया, फिर कहाँ जाएगा? फेरिंग्स के पास, फिर लैरिंग्स के पास, फिर आगे जाएगा ट्रैकिया के पास, ट्रैकिया के बाद कहाँ जाएगा? यहाँ पे ब्रोंकस के पास में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो गया। फिर हम बात करते हैं ब्रोंक्यूल के पास, इनिशियल हो गया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक जाएगा। तो ये क्या है? कंडक्टिंग पार्ट है। अब इन कंडक्टिंग पार्ट में क्या होगा? पहला तो एल्वेलाई तक वो एटमॉस्फेयर के एयर लेके जाएंगे, इसके अलावा जो एयर होगा उसको साफ सुथरा करेंगे फॉरेन पार्टिकल से, फिर उसमें थोड़ा सा नमी डालेंगे, फिर इसके बाद बॉडी के टेम्परेचर के साथ उसको मैच कर देंगे, ठीक है। जो एक्चुअल यहाँ पे बोल सकते हैं गैसेस एक्सचेंज हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का, CO2 का ब्लड से, और एटमॉस्फेयर एयर से कहाँ हो रहा है? एल्वेलाई उसके डट के पास, मीन्स एक्सचेंज पार्ट पे हो रहा है। जो लंग्स है हमारा थोरैसिक चैम्बर में प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पे सिचुएटेड है। एनाटॉमिकली देखेंगे तो उसमें एयर टाइड है, मीन्स उसमें हवा भरा हुआ है। साथ में देखेंगे जो थोरैसिक चैम्बर है किससे बना हुआ? अगर हम बात करते हैं डॉर्सल साइड, ठीक है, पीछे वाली साइड में, तो किससे बना हुआ है? डॉर्सली किससे जुड़ा हुआ है? हम बोल सकते हैं ये वर्टिब्रल कॉलम से। अगर हम वेंट्रल साइड की बात करते हैं स्टेर्नम या फिर जो ब्रिस्ट बोन है उससे जुड़ा। लेटरल साइड किससे जुड़ा हुआ है? रिब से जुड़ा हुआ है। और जो लोअर साइड है ये कैसा है? डोम शेप का है, इसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम, इससे बना हुआ है। जो एनाटॉमिकल सेटअप इस तरीके से है कि जो हमारा थोरैक्स में अगर किसी प्रकार का चेंज होगा वो तुरंत किसको इफेक्ट दिखाएगा? लंग्स के वॉल्यूम में, लंग्स के प्रेशर को दिखाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अगर लंग्स की कैविटी उसे पल्मोनरी कैविटी बोल रहे हैं। क्या हम क्या कर सकते हैं? हम लोग डायरेक्टली अपने लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से हम जब भी अपने थोरैक्स में कोई भी चेंज करेंगे तो उसका पूरा इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? हमारे लंग्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। जब भी रिस्पायरेशन होता है यहाँ पे 5 स्टेप होती है। पहला क्या होता है? ब्रीथिंग होगा, यहाँ पे पल्मोनरी वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। जो एटमॉस्फेयर का एयर होगा वो कहाँ आएगा? उसमें ऑक्सीजन रिच होगा, उसको कहाँ लेके आएंगे? हम लोग एल्वेलाई के पास लेके आएंगे, ठीक है। और जो CO2 होगा उसको बाहर लेके जाएंगे। पहला डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है? एल्वेलर मेम्ब्रेन के पास हो रहा है, मीन्स एल्वेलाई के मेम्ब्रेन के पास हो रहा है। जो एक्चुअल डिफ्यूजन होगा ये पहला डिफ्यूजन हो रहा है। जो एक्चुअल डिफ्यूजन होगा हमारे लंग्स में कहाँ हो रहा है? वो एल्वेलाई के पास हो रहा है, ऑक्सीजन CO2 का।
फिर क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो किसके थ्रू जा रहे हैं, यहाँ पे जो गैसेस हैं ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ब्लड के थ्रू जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, टिश्यूज़ के पास पहुँचेंगे। फिर देखते हैं वहाँ पे डिफ्यूजन, जो टिश्यू है उनके पास भी क्या है, उनके पास भी CO2 रिच, इनके पास भी ब्लड है, जहाँ पे ये CO2 रिच गैस है इसको क्या करेंगे, देंगे किसको, वेंस के थ्रू देंगे। यहाँ पे डिफ्यूजन जो होगा ऑक्सीजन का CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है, ब्लड के ही थ्रू सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टिश्यू है उसके पास क्या है, ज़्यादा CO2 वाले रिच ब्लड है, ठीक है, तो उनको दिया जाएगा, और जो ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन इनको दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सेकेंड टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। लास्टली क्या होता है, जो अब टिश्यू के पास ये आया कहाँ से CO2, ये क्या करते हैं, अपना सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, CO2 निकलता है, वाटर रिलीज होता है, साथ में एनर्जी बनता है। तो जो CO2 है ये किसके थ्रू जाएंगे, ये ब्लड के थ्रू इनका डिफ्यूजन होगा। कहाँ डिफ्यूजन होगा, टिश्यू के पास होगा। टिश्यू से ब्लड जो भी जाएंगे ये उनके पास क्या होगा, CO2 होगा, और CO2 कहाँ जाएगा, अल्वलाई के पास जाएगा, क्योंकि अल्वलाई क्या है, ये एक्चुअल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, किसने, एटमॉस्फेयर से इसका कॉन्टैक्ट है, ठीक है। मेरे बॉडी का कोई भी सेल है, टिश्यू है, उसने क्या किया, कैटाबॉलिक रिएक्शन कर लिया, ठीक है, उसने पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं कंबशन कर लिया है, सेलुलर रेस्पिरेशन कर लिया है, उसने CO2 निकाल लिया। अब वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से थोड़ी ना एक्सचेंज कर सकता है, मेरे बॉडी के जो भी टिश्यू है डायरेक्ट उसका कॉन्टैक्ट तो है नहीं एटमॉस्फेयर से, उससे क्या कर सके, अपना एक्सचेंज कर सके गैसेस का। तो क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड से ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। जब टिश्यू के पास जाएंगे तो टिश्यू में जो CO2 होगा ब्लड में चला जाएगा, और जो ब्लड के पास बोल सकते हैं ऑक्सीजन होगा टिश्यू के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है, कैरी करके लेके जाएगा, कहाँ तक लेके जाएगा, हमारे हार्ट तक जाएगा, जहाँ पे डबल सर्कुलेशन सिस्टम होगा। फिर हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। जब लंग्स के पास यहाँ पे एयर पहुँचेगा, कैसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पहुँचेंगे, ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, CO2 ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल यहाँ पे गैसेस का डिफ्यूजन होगा, और जो गैसेस का डिफ्यूजन होगा सीधा एल्वलाई का कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेयर के एयर के साथ है। उसने क्या किया, ऑक्सीजन उसमें भरा उस ब्लड में, CO2 निकाला और तुरंत CO2 को बाहर कर दिया बॉडी से, ठीक है। तो ऐसे होता है, और जो भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे सीधे कहाँ आएंगे, फिर से हार्ट के पास आएंगे, और इस बार लेफ्ट साइड के पास आएंगे, और फिर इस तरीके से पूरी बॉडी को सप्लाई होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, किस तरीके से ब्रीथिंग होता है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।